नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। देश भर में एक बहस शुरू हुई है और ये बहस अभी से शुरू नहीं हुई है, इसके पहले भी अलग अलग जगह सामाजिक संगठन इस बात की मांग उठाते रहे हैं और ये जो डिस्कोर्स है वो संविधान से भी जुड़ता है, जातिगत हिंसा से भी जुड़ता है, सामाजिक सद्भाव से भी जुड़ता है और लोगों के अधिकार की भी बात होती है। ग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा जी ने एक पहल की और वो पहल के पीछे उनका तर्क भी था। बीएन राव संविधान में उनका योगदान, और वहां से एक मसला शुरू हुआ और देश भर में एक पक्ष है जिसका कहना है कि उन्होंने गलत किया। उनका कहना है कि मैं तर्क के साथ उन बातों को रखता हूं, बीएन राव का योगदान जो संविधान को लेकर है और अंबेडकर को लेकर जो मूर्ति विवाद हुआ, वहां से एक बहस जब शुरू हुई तो एट्रोसिटीज एक्ट, लोगों के अधिकार, सवर्णों के आंदोलन, सारे पक्ष सामने आए। लेकिन क्या कुछ हुआ और आगे क्या कुछ होगा, इसका सबको इंतजार है। एडवोकेट अनिल मिश्रा सर हमारे साथ हैं। सर, पहले तो विंध्य में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आप जो मूवमेंट शुरू कर रहे हैं उसमें लोगों को उम्मीद तो है पर डर भी है, क्योंकि अलग अलग आंदोलनों में जिस तरह लोग ठगे गए हैं, सीधे तौर पे मैं वो तमाम सवाल जो लोगों के जहन में है, जो पब्लिक डोमेन में है, वो भी लेकर आऊंगा। ये शुरुआत कैसे हुई? जैसे बीएन राव का जब मसला आया तब मैंने देखा कि लोगों ने गूगल करना शुरू किया कि हु इज बीएन राव। Yes. और जब गूगल किया तो कुछ लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स मिले तो पता चला कि हाँ, योगदान तो इनका भी था। आपने कैसे सोचा जब वो मूर्ति का विवाद शुरू हुआ कि बीएन राव का जिक्र अब करना चाहिए और उनकी बात अब होनी चाहिए? एक्चुअली मैंने ये देखा कि ये एक बेलगाम घोड़ा था जिसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था। जहाँ चाहते थे वहाँ एक मूर्ति स्थापित कर देते। एक एक नगर में वो बाबा अंबेडकर जिसका नाम है उसकी कितनी मूर्तियाँ लगाई गई हैं। जहाँ देखो प्राथमिक शाला में, हॉस्पिटल में, रेस्ट हाउस में, सब जगह मूर्तियाँ न्यायालय में लगा देते हैं। तो मैंने उस मूर्ति को रोकने के लिए पूर्ण प्रयास किया और मैं सफल हुआ। और वहीं से ये मुद्दा स्टार्ट हुआ कि वो संविधान निर्माता है। मैंने कहा नहीं, वो संविधान निर्माता न थे न कभी होंगे भविष्य में। इसी कारण से आज इस भारत में सभी लोग ये जानने लगे। लोगों ने ग्रोक से, एआई से, गूगल से और पुस्तकों से जब ज्ञान हासिल किया तो एक्चुअल में लोगों की नॉलेज में ये आया कि संविधान के जो निर्माता थे वास्तविकता में वो सर बीएन राव थे और उन्हीं को स्थापित मैंने किया है। वर्चुअली 80-90% तक स्थापना हो गई है। थोड़े बहुत समय की बात है, सभी लोग मानने लगेंगे इस चीज को। देखिए, क्या होता है कि आजादी के बाद से जब संविधान बना, सारी चीजें सामने आई, पूरे देश को, बच्चों को, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बताया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता। वो समिति में थे। अब जैसे हम एआई टूल पे जाते हैं, देखते हैं तो पता चलता है कि न जाने कितने देशों की यात्रा की, उसके बाद उनके फीडबैक के आधार पे सारी चीजें हुई। अंबेडकर जी संविधान निर्माता हैं, एक स्थापित बात है। राजनीतिक दलों के बीच में भी मतलब इसको एस्टैब्लिश तो किया गया है। आज जब आप उन तर्कों पर बात कर रहे हैं तब तो ये चीजें निकल के आ रही हैं कि नहीं, एक पक्ष ये भी है, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि कितनी लेयर्स में जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। देखिए, इसमें कोई भी लेयर नहीं है, सारी पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है। सवाल ये, एक झूठ को स्थापित करना हमारे देश में बहुत आसान होता है। वो एक नैरेटिव स्थापित किया, वो उस समय जो दीदेन गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उसने कि अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में प्रस्तुत कर दिया देश के सामने। जो लोगों की नॉलेज में आया, लोग बिना पढ़े और बिना जानकारी लिए इस बात को मान्यता देने लगे। लेकिन ये प्रश्न तो बहुत समय पहले से चल रहा था कि बीएन राव, जो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने ड्राफ्ट किया संविधान, 243 आर्टिकल्स उस व्यक्ति ने ड्राफ्ट किए। उसने 15 देशों की यात्राएं की, उसने कंपैरेटिव स्टडीज की, उसने बर्मा का संविधान बनाया, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे, बहुत क्वालिफिकेशन थी, आईसीएस थे, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट थे और उनका पूरा परिवार ही बहुत विद्वान था। तो उस व्यक्ति ने जब ड्राफ्ट किया, फिर मैंने रिसर्च चालू की तो मुझे ज्ञान आया। मैंने सबसे पहले रिसर्च की कि वेदर एनी आर्टिकल हैज बीन ड्राफ्टेड बाय अंबेडकर और नॉट। तो आंसर इज दिस कि नॉट इवन ए सिंगल आर्टिकल हैज बीन ड्राफ्टेड बाय अंबेडकर। आप देख लीजिए, अभी डाल के देखें। देन आई हैव चैलेंज टू ईच एंड एवरीवन,
सारे नेताओं को चैलेंज किया। मैंने कहा आइए डायस पे बैठिए, डिबेट करते हैं। इवन बीजेपी के जसवंत सिंह साहब ने एक पुस्तक लिखी, उसमें भी ये लिखा, जो अंबेडकर उस संविधान को मानता ही नहीं था, वो खुद कहता है कि मैं इस संविधान से सहमत नहीं हूं, ये मेरी मजबूरी है, मेरा बस चले तो मैं इसमें तो आग लगा दूं। ये उसके वर्डिंग्स है। तो उस संविधान का निर्माता उसे कैसे कहा जाए? देन वी हैव अप्लाइड for obtaining the certificate whether any certificate was issued in favor of Ambedkar or not, to the effect that he was creator of Samvidhan. Oh. Then the answer was given by our Union of India that no certification is there like this, that he is the Samvidhan निर्माता। वो मैंने प्रोड्यूस भी किया, कई लोगों को दिया भी है, मैं आपको भी दे सकता हूँ। वो मेरे को RTI के तहत मिला कि कोई भी संविधान निर्माता आज तक घोषित नहीं किया गया है हमारे भारत गणराज्य द्वारा, इसलिए संविधान निर्माता की उपाधि देना ही व्यर्थ है उसको। संविधान निर्माता जो वास्तव में है, जो सत्य है, वो है सर VN राव। उनको संविधान निर्माता कहा जाना चाहिए और उस व्यक्ति को ही भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाना चाहिए। ये मसला, चूंकि अब आप डॉक्यूमेंट्स की भी बात कर रहे हैं कि जहां जहां मेंशन है मैं वहां से निकाल लेता हूं चीजें, सारी चीजें। मसला तो अब अवेयरनेस का भी खड़ा हो जाएगा ना, कि कितने लोगों तक, जैसे आपने जब ये बहस शुरू की तब तो लोगों को पता चला कि हाँ एग्जैक्टली ये नाम भी है। अब उस बहस को, उस बात को वहां तक पहुंचाना ये कितना चैलेंजिंग है? नहीं, चैलेंज कहाँ है इसमें? मैं तो नहीं समझता कोई चैलेंज है। इतना अपोज आपका भी हो रहा है, इतना विरोध हो रहा है, तमाम जो उस विंग आपने के शुरुआत की थी कि डर और भय, तो मैंने डर और भय को अलग रख दिया और मैं अपने जो लोग हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फॉलो करना चाह रहे हैं और मेरे साथ इस अभियान में आ रहे हैं, मैं किसी के ऊपर कोई थोप नहीं रहा। तो उन लोगों को भी मैं ये सिखाता हूँ या कहना चाहता हूँ या उनसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि डर और भय निकाल दें तो अपन सफल बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो मैं आज इस मुकाम पे इसीलिए हूँ कि मैंने डर और भय को अलग रख दिया और मेरे को ना कोई लालच है, ना कोई मेरा इलेक्शन मोटिव है, ना कोई राजनीतिक दल मोटिव है, किसी तरह का मुझे कोई भय नहीं है, ना दबाव है, ना मेरे ऊपर कोई लालच है। मैं तो सत्य की स्थापना करना चाहता हूँ और इस सत्य की स्थापना से जो बाकी 3 उद्देश्य हैं वो स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगे मेरे। जो 3 उद्देश्य हैं, अगर वो भी आप पूछेंगे तो मैं आगे बताइए। 3 उद्देश्य मेरे 3 उद्देश्य जो हैं, इसके अलावा वो ये हैं कि जैसा कि हर राजनीतिक दल और पर्टिकुलरली मैं कहना चाहूँगा RSS और BJP जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना लोगों को बताई, दिखाई, स्वप्न दिखाया कि हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे, मैं उस राष्ट्र की स्थापना करने के पक्ष में हूँ। भले ही BJP ने और RSS ने उसका साथ छोड़ दिया और उनने बुद्ध अपना लिया हो, उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ वो पूरे के पूरे जाएं और बुद्ध को फॉलो करने लगे, तब भी ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ही कहलाएगा, सनातनी ही कहलाएगा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और कुछ समय की बात है, कुछ समय में अभी इलेक्शन ड्यू है, समझ में आएगा उन्हें कि जिस वोट बैंक की खातिर वो ये सारी हरकतें हो रही हैं, जो जनता में एक मैसेज जा रहा है कि हम साहब बुद्ध को पूजेंगे, हम अंबेडकर को पूजेंगे, उस नैरेटिव को भी हम खत्म कर देंगे और उन्हें भी ये एहसास हो जाएगा कि सवर्ण का जो वोट वो मानते हैं कि उनकी पॉकेट में है, वो वोट उनसे छिन जाएगा। आज उनका है, कल हमारा होगा, ये मेरा आपसे वादा है और संकल्प। लेकिन सर नहीं, आपने वोट बैंक की बात करी, बड़ा क्लियर सा है, जिसकी जितनी भागीदारी उतना उसको अब चाहिए। मतलब ये तो अब नैरेटिव चलने लगा ना कि हमारी संख्या इतनी है, अब हमको इसमें इतनी भागीदारी चाहिए। और ये नैरेटिव इलेक्शंस में चल रहा। आपने BJP और RSS की बात की, सीधा सा है कि वो जिस मोड में है, सनातन हिंदुत्व इसकी बात करते हैं, अलग अलग स्टेट में उस एजेंडे को प्लॉट भी करते हैं, वो जिस तरह से जीत रहे हैं वो भी सामने है। तो सवर्ण को कहाँ एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, बताइए ना, कहाँ देख रहे हैं? सवर्ण को तो उनने टोटल ओवरलुक कर रखा है। सवर्ण की मान्यता तो उनकी नजरों में समाप्त है। सवर्ण को तो ये मानते हैं कि ये हमारे पीछे ही आएंगे। तो उसी नैरेटिव को, उसी चीज को जो सवर्णों के मन में है, मैं खत्म कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और जहां तक आपने कहा कि ये एक
चल रहा है आजकल स्लोगन कि जिसकी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी, ये दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे हैं। कांग्रेस भी कह रही है और बीजेपी भी कह रही है। सवाल ये नहीं है, अगर इसी आधार पे कोई देश और राष्ट्र चलने लगे, ये खुद संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान में आर्टिकल 14 जो दिया गया है वो समानता के आधार पर दिया गया है, और संविधान में कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे आरक्षण या रिजर्वेशन नाम का वर्ड निकलता हो। संविधान में सिर्फ ये कहा गया है कि कुछ परिस्थितियों में ऐसी व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, लीनियंसी बरत सकते हैं, जिससे हम किसी एक पक्ष को ऊपर अपलिफ्टमेंट के लिए थोड़े समय के लिए सुविधा दे सकते हैं, किसी लाभ को दे सकते हैं। उस दशा में वो लाभ महिलाओं को भी मिलता है, वो लाभ हैंडीकैप्स को भी मिलता है, लेकिन संविधान ने ये कहीं नहीं कहा कि इस लाभ को जात बिरादरियों के आधार पर बांटे आप, कहीं नहीं कहा संविधान ने। जब हुआ क्या, लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा किसी भी तरह से जात बिरादरियों को नोटिफाइड करते हैं कि ये यूनियन ऑफ इंडिया में, स्टेट वाले अपनी नोटिफाइड करते हैं और रिजर्वेशन प्लॉट कर देते हैं। तो इस कंडीशन को खत्म करके भाई किस बिरादरी में, अभी आपने एक वर्ड सुना कि जो इनको दिया है 27% ओबीसी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहले तो ये बताए सरकार कि आइदर बाय द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संविधान और एनी अदर कानून जो है, या सरकार ने ऐसी कौन सी डेफिनेशन दी है जिसमें पिछड़े को डिफाइन किया है? कहीं कोई डेफिनेशन नहीं है पिछड़े की। जो मनमर्जी आती है उसे ये पिछड़ा बना देते हैं। क्या एक पर्टिकुलर पूरी बिरादरी या जात पिछड़े हो सकती है? नेवर। कुछ लोग, कुछ संख्या हो सकती है। तो इसी तरह से वो पिछड़ों की संख्या हर जात और बिरादरी में, वो ब्राह्मण में भी है, वो क्षत्रिय में भी है, वो वैश्य में भी है, वो कास्ट में भी है और अदर कास्ट में है। तो कहने का आशय ये है कि इस जो एक वोट बैंक की राजनीति सरकार कर रही है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए इस समाज को एक होना पड़ेगा, यूनिटी लानी पड़ेगी। और जहां तक आपने कहा कि वोट बैंक उनके पास है, ये सोच थोड़ी सी गलत है। लोगों के मन में ये गलत एक नैरेटिव सेट किया गया है कि तुम्हारे वोट की वैल्यू है नहीं हमें, हमें तो वो वोट चाहिए 53% ओबीसी वाला चाहिए, बाकी SC ST और अदर जो है वो चाहिए। तो उस वोट के लिए वो कहते हैं कि अब उस वोट के लिए दोनों पार्टी और भी जो पार्टीज है वो आपस में फाइट करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा कहना यह है कि 25 से लगा के 30% तक सवर्ण वोट है। आप देख लें, AI से देख लें, गूगल से देख लें, या भारत के जो उससे देख लें, अभी नेक्स्ट जो सेंसस हो रहा है उससे भी देख सकते हैं। 30% अबाउट है। 30% अगर 50% भी उसमें से अगर यूनाइट होता है तो निश्चित है कि हम जिसे चाहेंगे जिताएंगे, जिसे चाहेंगे गिराएंगे। 1% वोट भी देश में मायने रखता है। तो हम तो उस समय बहुत होंगे ना, 15% हो। बिल्कुल सही बात सर। एट्रोसिटीज एक्ट, अभी मैंने देखा, सोशल मीडिया में देखा, आप अलग अलग ग्वालियर चंबल बेल्ट में ही अलग अलग जिलों में, गांवों में जा रहे थे, जो वहां से इस एक्ट के कारण गलत तरीके से फंसाए गए लोग हैं। आप उनके परिवार वालों से मिल रहे थे, अलग अलग चीजें हो रही थी। विंध्य का ये अंचल सवर्ण बाहुल्य है, ब्राह्मण बहुतायत में है, क्षत्रिय हैं। यहाँ पर भी ऐसे कई केसेस हुए हैं, पहले भी हुए हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि जातीय हिंसा जैसी स्थिति हो गई और ये कहा गया कि ये गलत तरीके से लगाया गया। एक बिजनेस मॉडल ही बन गया था ये, कि इसके बेसिस पे लोगों को फंसाओ फिर पैसा लो। ये कई केसेस ऐसे सामने आए। इसको कैसे हम लोग वो कर पाएंगे? किस तरह से, इसका क्या मॉडल होगा? इसका बड़ा आसान सा तरीका निकाला है। पहले मैं एक एग्जाम्पल सेट करूं कि अभी आपने एक सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, 2-3 इस तरह की आपस में टॉक्स हैं, वो क्लिपिंग वायरल हो रही है। 2 रिजर्व कैटेगरी के लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो झगड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं तूने FIR में अपना नाम क्यों लिखाया? अच्छा, वो मैं आपको दे सकता हूँ। हाँ। तो बोला भाई मैं पहले पहुंच गया था थाने रिपोर्ट कराने। तो वो झगड़ा इस बात का था, फिर वो अंत में ये कहा कि अपन दोनों पैसे आधे आधे बांट लेंगे। इस बात का झगड़ा है वो।
तो सरकार दो तरह से दंडित कर रही है हमें। एक तो वो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो फॉल्स केस रजिस्टर्ड होते हैं, दूसरा उनको इतना लालच दे दिया गया है, पैसा मिलता है कि वो उस लालच को त्याग नहीं सकते। तीसरी चीज, अभी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस और जारी किया कि जो 376 के केसेस हैं उनमें बाकी जनरल जो ओबीसी हैं उनके लिए तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए सरकार ने कहा कि पैसा भी 8.5 लाख रुपए कर देते हैं, और साइमल्टेनियसली उन्होंने कहा इसमें कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं है, वो एग्जेम्प्ट कर दिया। कह दिया वो यथार्थ सत्य हो गया, मान लिया। उसने कह दिया कि पर्टिकुलर इस व्यक्ति ने ऐसा रेप कमिट किया, खत्म। ये स्थिति है सरकार की। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए हमने फिर ये तय किया, जैसा हमारे एरिया में अब होने लगा है, हमने लोगों में अवेयरनेस जगाई कि आप लोग अब मजे मत देखो कि पड़ोसी के अगेंस्ट हो गया तो ठीक रहा, निपट गया, वो नहीं करिए, आप उसका साथ दीजिए। जितनी संख्या में वो जाते हैं आप उससे डबल जाइए थाने पे, देखें कैसे FIR होती है, किस किस पे SC/ST एक्ट लगता है। तो उस कंडीशन में अभी काफी कुछ सुधार आया है, और लोगों में अवेयरनेस आने के कारण अब वो लोग भी सचेत हो गए कि नहीं यार अब इतना आसान नहीं बचा है। पुलिस में भी पुलिस प्रशासन है उसमें भी ये स्थिति आई है, क्योंकि वो दबाव में काम करता था, पॉलिटिकल प्रेशर भी था। आप देखिए ना, हमारे यहाँ एक कांड हुआ, उसका बड़ा उछला, वो पेशाब कांड के नाम से बहुत उछला। सब जो मंत्री थे हमारे, उनके घरों पर जा जाके वोट बैंक के खातिर साहब बहुत गलत हुआ। वेदर इट कुड बी पॉसिबल कि एक आदमी ग्वालियर से दोस्तों के साथ जाता है, एक लड़का, और वो भिंड तक यात्रा करता है 3 घंटे, उस यात्रा में गाड़ी में लगते हैं, 3 घंटे में उसको मारा पीटा जाता है, साथ में तीनों बारी बारी से उसे यूरिन कंज्यूम कराते हैं। रास्ता इतना ट्रैफिक है, रास्ते पे इतनी पुलिस चौकियां हैं, पुलिस रहती है, ये टोल रहते हैं, सारी स्थिति में इस केस को रजिस्टर कर लेती है पुलिस विदाउट एनी वेरिफिकेशन, विदाउट एनी रिपोर्ट ऑफ FSL, कि कोई FSL से तो मंगाते कि वेदर एनी यूरिन कंज्यूम करवाई गई है उसको या नहीं, लेकिन कुछ नहीं, केस दर्ज हो गया, क्योंकि वो पहुंच जाते हैं 200-250 लोग इकट्ठे होके। तो अब हमने उल्टा कर दिया, हमने कहा तुम 500 पहुंचो। अच्छा। और अभी पोजीशन यही है कि अब वहां पर निकल के लोग 500 पहुंचते हैं तो एक भी FIR नहीं होती, बल्कि पिटते और है। मतलब वो अवेयरनेस वाला मसला है। अवेयरनेस नहीं, अब आप घर से निकले और एग्रेसिव बने, अपने लिए लड़ें, कुल मिला अपने लिए लड़ें, समाज के लिए लड़ें। अदरवाइज तो ये केस आप किसी भी तरह से रिसर्च कर लें, इन केसों पर डाटा का देख लें निकाल के, इन केसों में मोर देन 90% केसेस में ऑलवेज एक्विटल होता है। अब वो भी एक चौथी कमाई, जिस पे केस लगता है उससे भी पैसे लेते हैं। तो ये तो एक कमाई का जरिया बना दिया है, और ये कमाई यहाँ कहाँ से रही है? सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही, कोई मंत्री अपनी जेब से नहीं दे रहा, मुख्यमंत्री अपनी जेब से नहीं दे रहा, ये हमारी मिडिल क्लास की खून पसीने की कमाई है, जिसे सरकार इस तरह से लुटा रही है। बिल्कुल सही। तो ये लोगों की समझ में आना चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों। सर, ये जो आंदोलन है, सवर्णों के आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण कम्युनिटी का एक अलग आंदोलन है, क्षत्रिय कम्युनिटी का अलग आंदोलन है, और जो सवर्ण की जातियां हैं, कभी भी ये नहीं देखा गया कि कोई यूनाइट होके एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा हो। हमेशा ये देखा गया कि यहां पर भी जो बंटने वाला मसला है वो एकदम स्पष्ट दिखता है। आप देखिए कि एक आंदोलन खड़ा होता है, उसमें ही बिखराव शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जो आप कह रहे हैं कि अगर सवर्ण एकजुट होकर वोटिंग राइट समझ ले कि हमको किस दिशा में जाना है, हम अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़े, ये सारा बिखराव, चाहे सरकार हो, विपक्ष हो, राजनीतिक दल हो, ये बिखराव करने में सफल हैं। आंदोलन की दिशा ये बिखराव से ही तय हो जाती है कि ये बिखर गए, अब इस पे कुछ ज्यादा वाइबिलिटी बची नहीं है। किसी भी आंदोलन को अगर सुचारू रूप से चला, अभी आपने कहा कि हम सबको संगठित करने की बात करें, आपको लगता है कि यहाँ पर विंध्य हो या जबलपुर अंचल हो, जहाँ है बहुतायत में है सवर्ण, वहां ये कैसे संभव हो पाएगा? ये बिखराव कैसे रुकेगा? बिखराव ये स्वतः रुकेगा, केवल इनको एक अवेयरनेस की आवश्यकता थी, और ये समझ आना चाहिए था कि इनका जितना पतन अब तक हो चुका है वो बहुत अधिक है, और उससे अधिकतम अब
नेक्स्ट इलेक्शन में होने वाला है। इसके बाद इनको पूछने वाला कोई नहीं बचेगा। और जो हमारे मंत्री संतरी बने बैठे हैं वो उस दबाव की राजनीति में हैं, अपने सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो लोग हमारी आवाज कभी नहीं बन सकते। हमें अपनी आवाज अपने बीच में से ही उठवानी पड़ेगी। तो सभी लोग, मेरा मान्यता ऐसी है कि जब ये सामने दिखाई देने लगा कि हमारा इम्पोर्टेंस ही नहीं है सरकार की नजरों में, तो एक जगह इकट्ठे होंगे। और मैं भी चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि मुझे किसी दल की राजनीति नहीं करनी, किसी संगठन की नहीं करनी। मैं सभी संगठनों को एक स्थान पर बैठा के ही राजनीति करना चाहूंगा। सभी संगठन मैं आगे चले, मैं उनके पीछे चलूंगा, मैं जो उद्देश्य उनके हैं वही मेरे साथ। लेकिन आगे चलना तो सिखाना पड़ेगा, अवेयरनेस तो लानी पड़ेगी। लड़ाई बहुत कठिन नहीं लग रही आपको? कठिन एज सच कुछ नहीं होता, इम्पॉसिबल एज सच कुछ नहीं होता। सारी लड़ाइयां देखिए, फ्रांस में एक क्रांति थी, 3 लोगों ने कर दी थी, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो। तो इंडिया में थोड़ा देर से जागता है आदमी, लेकिन जागता है तो पूरी तरह से जागता है, फिर सोने के लिए उसे सालों का टाइम लगता है। हाँ, मतलब इंडिया में ऐसा लगता है कि एक आदमी चाहिए जिसके पीछे हम फॉलो करें, एक आदमी तैयार हो जाए। तो कहने का आशय बस यही है कि अब जागृति और चेतना आती जा रही है, अवेयरनेस आती जा रही है, और धीरे धीरे हम लोग संगठित हो रहे हैं। और ये संगठन अगले चुनाव में भविष्य तय करेगा कि इस भारत राष्ट्र का भविष्य हिंदू सनातनी होता है, अन्यथा बौद्ध होता है। अंबेडकर वाली बौद्ध, अम्बेडकराइट मूवमेंट से जो यस, वो बौद्ध नहीं है ये लोग। हाँ। ये वो बौद्ध है जो अंबेडकर वाले। और जहां तक अंबेडकर का सवाल है, डे बिफोर यस्टरडे और 2-3 दिन पहले समबडी कॉल टू मी, तो उसने मेरे से बोला कि आप क्या बोलते रहते हैं, रोज फोन आते हैं हजारों लाखों, गाली बकते हैं, डॉस झपट। तो वो बोला मेरे से, आप क्या बोलते रहते हैं बाबा साहब? कौन बाबा साहब? अरे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता। मैंने कही मैं तो नहीं जानता, अम्बेडकर तो ब्राह्मण्स होते हैं, मैं तो ये जानता हूँ। तो आप ब्राह्मण्स की कैसे बात कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं, वो संविधान निर्माता। मैंने कही अम्बेडकर कौन थे ये बताओ। तो बोले उनके गुरु थे। मैंने कहा ज्ञान तो हमने ही दिया था ना तेरे को, तो नाम भी हमने दिया था, आज से ऐसे वापस लेते हैं। अब आगे से सकपाल बोला कर तो बात करना, अन्यथा नहीं करना। क्यों दे हम नाम? हमें गाली दे रहे हो तो हम वो नाम क्यों देंगे तुम्हें? उधार दिया था ना, हमने वापस लिया है। अब सकपाल कहलाएगा वो, अंबेडकर नहीं। वो बाबा सकपाल है जिसने कुछ नहीं किया। He has done nothing for the India. Vice versa, he was virtually with the English man. उसके फादर भी सूबेदार थे, वो खुद भी पूरा फॉलो करता रहा। कोई भी एक मूवमेंट बता दें जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी फैमिली ने कोई पार्टिसिपेट किया हो। मैं तो ये कहना चाहूंगा उसके विपरीत कार्य किए पूरे। साइमन कमीशन इसने साथ दिया। इसने क्या किया? 32 डिग्री की बात करते हैं। अरे यार 4 डिग्री तो दिखा दो। 32 डिग्री तो एक 100 साल के जीवन में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कैसी अचंभे की बात करते हैं ये लोग। दिखाएं तो कौन सी 4 डिग्रियां थी उसके पास। 37% से तो मैट्रिक पास हुआ था खैर नहीं। कहां से क्या करता? हमने पढ़ाया, बड़ौदा साम्राज्य जो था, रूलर थे धीरेन, उनके द्वारा उसको पढ़ाया गया। उसका एहसान नहीं है उन लोगों पे। फिर एक और विशेष बात यह है कि एक वहां पे भीमा नदी है। ये एक्चुअल में जो थे सकपाल था, ये एक वहां पर्टिकुलर कास्ट होती है, वो जाटव नहीं होती, उस कास्ट के थे। और उस कास्ट के द्वारा एक उस जगह पे ब्रिटिश ने वो 1922 में स्टेट वो एक पिलर खड़ा किया, उसे ये लोग कहते हैं एक विजय स्तंभ। जबकि वो विजय स्तंभ नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेज खुद मान के चलते हैं कि उस बैटल में, उस युद्ध में जो बाजीराव पेशवा द्वारा लड़ा गया था, जिसमें अंबेडकर की जो बिरादरी थी, ये सकपाल की जो बिरादरी थी, उनके द्वारा
इंग्लिशमैन का साथ दिया गया था और इंग्लिश फौज का साथ दिया गया था, वो बैटल तय ही नहीं हो पाया था। उसमें ना हार हुई थी किसी की, ना जीत हुई थी। तो वो जो एक पिलर बना हुआ है, नाइदर इट वाज ए पिलर इंस्टॉल्ड बाय द इंग्लिशमैन फॉर देयर वन और डिफीट, कोई उसका अर्थ नहीं है, लेकिन ये मुझे एक विजय स्तंभ कहते हैं। तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अब हम लोग जिनका एक्चुअल में वो लैंड है, जिनकी वो लैंड पे वो पिलर बना हुआ है और सराउंडिंग जो लैंड है, वो फैमिली जो है वो कंटेस्ट कर रही है कंटिन्यू कोर्ट्स में कि ये हमारी लैंड है, ये उन्हें उसके भूमि स्वामी राइट्स मिलने चाहिए। और उनने एक पुस्तक भी उस अभिभाषक ने लिखी है इसी पे, वो पुस्तक मैं आपको भेंट करूंगा कि यहाँ की पूरी ओरिजिनल लड़ाई क्या थी। उसमें इनके बिरादरी ने क्यों उनका साथ दिया, उसके बाद अंग्रेजों ने इनको खिताब दिया था। वो खिताब था इनामदार। इनामदार मतलब सरकार उस समय के इंग्लिश जो गवर्नमेंट थी, उनने उनका साथ देने के लिए एक खिताब दे दिया कि तुम ईमानदार। तो कहने का आशय यह है कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में और किसी भी मूवमेंट में और संविधान में या और किसी अन्य कानून में, और ये सकपाल द्वारा कोई भी सहयोग नहीं दिया भारतवर्ष में, और बल्कि उसके विरुद्ध जाके कार्य किए। इसलिए मैं और मेरे जो साथी लोग हैं मुझसे जुड़े हैं, वो कतई इनको महान नहीं मानते, ना इस व्यक्तित्व को किसी कैटेगरी में रखते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, ये विंध्य का जो अंचल है, विंध्य में एक अलग ये वो जर्नी, एक रियलिटी ऑफ कोरेगांव बैटल। ओके, ये एक अभिभाषक हैं जिनकी लैंड है वो, इनके फादर भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनके द्वारा बिग डॉक्यूमेंटेशन लिखी गई है, उसमें प्रिंटेड है। प्रभाकर जी ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे पहले भी दिखा चुके हैं, और मैं आपको वो भी दूंगा जो आरटीआई से मैंने अभी मैं व्हाट्सएप पर दूंगा, जो प्राप्त किया है कि निर्माता किसी को आज तक घोषित ही नहीं किया है गवर्नमेंट। अच्छा, वो मैं देता हूँ आप। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल बताइए। विंध्य अंचल सवर्ण बाहुल्य है, पॉलिटिकल पावर जिनके पास है उसमें सवर्ण भी हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, ये लोग रहे हैं। सवाल मेरा बहुत सीधा सा है कि ये लोग जब पावर में हैं और जिस आंदोलन, जिस तरीके की बात एट्रोसिटीज के खिलाफ, जिस तरह की बात होनी चाहिए, जो लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन हुआ है, सालों साल लोग जो जेल में रह गए, इस पर कभी किसी ने नहीं बोला। राजेंद्र शुक्ला यहाँ से डिप्टी सीएम है, ब्राह्मण को लेकर कई बार सवाल उठते हैं और तमाम चर्चा होती है कि नहीं वो उस तरह से उतना फेवरेटिज्म में नहीं आते, जबकि अन्य जातियों में देखा गया कि वो हो जाते हैं। तो सवर्णों में जो ये प्रॉब्लम है, जो लोग एलीट क्लास पावरफुल जगह पे हैं, मिनिस्टर हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो लोग जब चुप रहते हैं तब सवाल खड़े होते हैं। और ये कहा जाता है कि जब तक वो पावर में रहते हैं तब तक ये किसी भी तरह से किसी संगठन से नहीं है या फिर उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन वो रिटायर होते हैं उस दिन सबसे पहले संरक्षक वही बनना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, इसको नहीं मानते कि इसके कारण भी समाज की हितों की बात नहीं हो पा रही। एक्चुअल में अभी तक जो है समाज एक गलत उस पर ट्रैक पर चलता रहा कि अपनों को जिताना, अपनों के लिए आंदोलन करना, अपनों के लिए मूवमेंट करना, वोट कलेक्ट करना। आज ये स्थिति पैदा हुई, मैंने भी यही लोगों से कहा है, तो कोई हो करना ये होगा कि हमें, वो तो अपने सेल्फ सेंटर्ड है, वो स्वार्थ में है, उसका पार्टी का मैंडेट कुछ अलग है, वो हमारे साथ नहीं जुड़ेगा और हमारी आवाज को कभी नहीं उठाएगा, ये निश्चित बात है। हमें उससे अलग होके ही मूवमेंट करके और सवर्ण को ये स्थापित करना होगा कि ये कल तुम्हारे पीछे खड़े होंगे आगे आने वाले चुनाव में। आप जो है अपने बीच से लाए ना, हमें किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है, ना हमें किसी दल की आवश्यकता है, हमें तो केवल एक संगठित होने की आवश्यकता है। जिस दिन हम संगठित हो गए, हम अपने बीच से हो सकता है पेशवा जी को भी खड़ा करके जिता लें, हो सकता है तिवारी जी को भी जिता लें। एक फ्रांस के राइटर ने एक पुस्तक आर्टिकल लिखा था, उसमें यही लिखा था कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में कभी डेमोक्रेसी नहीं आई। उसने कहा डेमोक्रेसी का अर्थ ही इंडिया का जो सिटीजन है वो नहीं समझता।
डेमोक्रेसी मीन्स उसने लिखा कि जिस दिन इंडिया में कोई भी व्यक्ति के पास हम जाएं, तिवारी जी के पास जाएं कि इस पर दस्तखत करिए, ये आपका नॉमिनेशन और चलिए देते हैं डीएम को, और वो आदमी घर पर सोता रहे, कोई प्रचार हो ना प्रसार, और वो जिस दिन जीत जाएगा तब एक्चुअल डेमोक्रेसी स्थापित होगी। तो वही मेरा कहना है सभी से कि हमें किसी भी व्यक्ति को चुने अपने बीच से, उस व्यक्ति को खड़ा करें, हमें किसी के टिकट की आवश्यकता नहीं है। अब सवर्ण अपना टिकट खुद निर्धारित करेगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल जो सबके मन में है, जितने भी लोग समर्थन में हैं, मैं एक दिन सोशल मीडिया देख रहा था, मैं छत्तीसगढ़ में था और मेरे कलीग जो वहाँ के हैं वो देख रहे थे, उन्होंने बताया, बोला देखिए ग्वालियर का वीडियो, उन्होंने एक बात कही, वही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने बात कही विश्वास की। इस तरह के आंदोलन जब खड़े होते हैं तो एक लाखों लोगों की उम्मीद जुड़ती है और वो विश्वास हमेशा अधर में खड़ा रहता है कि कल क्या होगा। एडवोकेट अनिल मिश्रा ये विश्वास कैसे दिलाएंगे कि आज उन्होंने जो बात करी है, कल जब एक बड़ा मूवमेंट खड़ा होगा उनका स्टैंड वही होगा। उस विश्वास के साथ वो सवर्ण लोग कैसे, वो जो लोग आपके पीछे खड़े हो रहे हैं, जो उम्मीदों के साथ खड़े हो रहे हैं, अभी मैं देख रहा था एक महिला रो रही थी जब आप ग्वालियर में किसी अंचल में थे, एट्रोसिटीज एक्ट का मामला था। ये विश्वास कैसे स्थापित रहेगा, क्योंकि अगर वो विश्वास डगमगाया तो एक झटके में ताश के पत्तों की तरह सारी चीजें बिखर जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। Only that's why I have since very beginning declared that I am not going to contest any election. I am not going to constitute or organize any political party. मैं तो सिर्फ लोगों को एक मोटिवेशन करूंगा और आगे बढ़ो, आप ही मेरे मालिक बनोगे इस देश के, मैं नहीं। मैं तो सिर्फ ये देख के खुश होना चाहता हूँ, प्रसन्न होना चाहता हूँ कि राष्ट्र हित में हमारे जो लोग हैं वो आके सत्ता में बैठें और हम देखें कि किस तरह से हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जो राष्ट्र 78 साल से सिर्फ प्रगतिशील कह रहा है, विकसित नहीं हुए अब आज तक, जबकि पड़ोसी चाइना, जापान, सिंगापुर जैसे राष्ट्र 10-10, 20-20 साल में अपने को विकसित होके कहाँ ले गए, हम 100 साल पीछे हैं। तो क्योंकि प्रतिभाओं का दमन हो रहा है, प्रतिभाओं को काम करने के अवसर नहीं मिल रहे, सिर्फ क्या राजनीति, आरक्षण, SC ST एट्रोसिटीज जैसे एक्ट किसी बच्चे पे चिपका देते हैं, वो बच्चे का कैरियर खत्म। कहने का आशय ये अब जो हमारे सवर्ण समुदाय के लोग हैं ये आगे आके इस मुहिम को संभालेंगे। मैं तो सिर्फ उनका एक मार्गदर्शक बनके उनके साथ खड़ा हूँ और इससे ज्यादा अपेक्षा मेरी कुछ नहीं। बिंद को कितना समय दे पाएंगे आप? मैं पूर्ण समय दूंगा, जब जब बिंद मुझे याद करेगा, 100%। 2 दिन पहले कहेगा, तीसरे दिन में उनके साथ खड़ा हूँ। तो ये हमारे साथ एडवोकेट अनिल मिश्रा सर थे। बड़ी बेबाकी से बात रखी, तथ्यों के आधार पर जो उन्होंने दावे किए हैं और जो मैसेज लेकर समाज के बीच में आए हैं, आगे आने वाले समय में उनका कितना असर होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आंदोलन का एक बीज जो उन्होंने बोया है, जिसके बाद अब देश भर में इस बात की चर्चा शुरू हुई, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे प्रदेश की राजधानी भोपाल हो, और अब विंध्याचल में भी धीरे धीरे कर तमाम लोग उनसे जुड़ रहे हैं। आगे देखना है कि आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है, किस तरह से सवर्णों को लेकर जो धारणा रही, जो उनके विषय रहे, उन पर कैसी लड़ाई लड़ी जाती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, थैंक यू सो मच।